प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपसे एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाह रहा हूं जो मैं कई दिन से YouTube चैनल और अन्य चैनल्स पर, फेसबुक पर देख रहा हूं। एक भारत के संविधान का अनुच्छेद है, अनुच्छेद 30A, जो है ही नहीं। भारतीय संविधान में ऐसा कोई अनुच्छेद ही नहीं है, पर लगातार उस पर कई हमारे इस समाज के लोग, हमारे ही जैसे लोग जो एजुकेटेड हैं, जो अपने आप में ठीक ठाक अपना समाज में वर्चस्व रखते हैं और लोग उनकी बात को सुनते भी हैं, मानते भी हैं और उनकी बातों का अनुगमन भी करते होंगे। मुझे पता नहीं वो ठीक नहीं लगा, और क्यों नहीं लगा ये तो आप YouTube पे आर्टिकल 30A लिख के और देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उसमें किस प्रकार के लोग और किस प्रकार की से भारत के संविधान की व्याख्या कर रहे हैं, किस प्रकार से वो कह रहे हैं। यह आपको अपने खुद के स्तर पर देखना है, मैं यहाँ इस पर नहीं जाना चाहता। पर मैं यहाँ ये बात करना चाह रहा हूं कि वास्तव में भारत के संविधान का आर्टिकल 30 जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर है वो क्या है, ये मैं आपसे बात करूंगा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत के संविधान का भाग 3 जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है भारत के संविधान का, जो नागरिकों, व्यक्तियों को मौलिक अधिकार देता है और उसकी गारंटी भी देता है। अधिकार वास्तव में मानव समाज के अंदर रहने वाले लोगों के एक नैतिक हक है, जिसका वो समाज से दावा करता है और समाज उसे स्वीकृति देता है, मान्यता देता है, तो वो उसका एक सोशल राइट हो जाता है, वो उसके राइट्स हैं। राइट्स के लिए सबसे जरूरी होता है वो दावा होता है। दूसरा ये होता है राइट्स के लिए कि एक नैतिकता के दायरे में ये समाज से किया हुआ दावा हो, जिसे समाज स्वीकार करता हो, अर्थात ये मानता हो कि जो आपका राइट है वो दूसरे का भी राइट है और उसे वैलिड हो। कहने का मतलब वो वैध होना चाहिए, वो समाज जिस सोसाइटी में रह रहा है उसका लॉ सिस्टम जो है वो बेसिक लॉ भी उसे स्वीकार करता हो, तो वो वास्तव में राइट्स कहलाते हैं। और हमारे राइट्स भाग 3 में हैं। मैं वहां पर नहीं जाना चाहता। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाग 3 के अंदर खास जोर समानता पर है, स्वतंत्रता पर है और इसके साथ न्याय और मानवीय गरिमा का खास ध्यान रखा गया है। और जहां भी शोषित वर्ग की बात थी उनके लिए विशेष प्रावधान कर रखे हैं, चाहे शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात हो, चाहे शिक्षा और संस्कृति के अधिकार के अंदर भी अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का प्रत्येक नागरिकों के वर्ग को राइट है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसी शिक्षण संस्थाओं में जो राज्य द्वारा सहायता प्राप्त है और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, उन शिक्षण संस्थाओं में किसी भी नागरिक को प्रवेश देते समय उसकी भाषा, उसका धर्म, उसका मूल वंश, उसकी जाति या इसमें से किसी आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, यह आर्टिकल 29 कहता है। मगर आर्टिकल 30 एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें एक शब्द है माइनॉरिटीज, और माइनॉरिटीज के लिए खासतौर से राइट्स की बात करता है, इसलिए इसको लेकर खासतौर से विवाद खड़े किए जाते हैं। मैं इस पर आज आपसे बात करूंगा कि वास्तव में ये राइट क्या है और इसे हम किस प्रकार से पढ़ें और किस प्रकार से समझें कि वास्तव में जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो नहीं फैलना चाहिए, मेरा ये मानना है। आर्टिकल 30 विद्यार्थियों जो हैं, इसके अंदर 3 क्लॉज हैं। एक क्लॉज है 30 का क्लॉज 1, एक इसका सब क्लॉज है 30 का क्लॉज 1 का ए, 31A, और एक है विद्यार्थियों आर्टिकल 30 का क्लॉज 2। यह आर्टिकल 30 का एक जो कहता है वो ये कहता है, देखिए इसमें मैं आपसे खास बात बता दूं कि किताबें लिखती है कई नागरिकों के लिए हैं क्या और किसी के, या नागरिक वारिक कहीं शब्द नहीं है, या यह है सीधा सीधा ये लिखा हुआ है कि धर्म और भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक,
क्लियर बात यहां देखिए, मैं जो बात आपको समझाना चाह रहा हूं बहुत अच्छी तरीके से आपको इस बात को समझना है। धर्म या शब्द यहां पर या है, न कि एवं है तथा है। या का अपने आप में स्पेशल है। धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक किस आधार पर हो सकते हैं? या तो भाषा पर आधारित हो सकते हैं या धर्म पर आधारित हो सकते हैं। अल्पसंख्यक का आधार यह है। जिस प्रकार में आपको पता है बैकवर्ड क्लास की मीनिंग का मतलब है सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हैं वो पिछड़े हैं, बैकवर्ड हैं। अब बैकवर्ड का क्लासिफिकेशन वो अलग चीज है। तो अल्पसंख्यक होने का दो ही आधार हैं, एक धर्म, एक भाषा। इसके सिवाय अन्य कोई आधार नहीं हो सकता। इनको इन अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की, अपनी रुचि का मतलब यह हुआ विद्यार्थियों, क्लियर बात यह समझना है कि इन जो ये अल्पसंख्यक है वो अपनी पसंद से क्या कर सकते हैं? शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, संचालन कह दूं या प्रशासन कह दूं, का अधिकार। बहुत अच्छी तरीके से आप इस बात को समझिए। जो धर्म और भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक हैं वो अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। अब यहां एक बात यह है कि ये राइट्स तो हमें 26 जनवरी 1950 को मिले जब संविधान लागू हुआ। ये शिक्षण संस्थाओं किसकी बात कर रहे हैं मैं आपको बता दूं। हिंदुस्तान के अंदर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट भी काम कर रहे थे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी काम कर रहे थे संविधान लागू होने से पहले। मेरा कहने का मतलब भारत के अंदर हमारी स्वतंत्रता से पहले भी यहां पर शिक्षण संस्थाएं काम करती थी। उसके बाद में भी कई शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गई। ये किन की बात कह रहा है मैं आपको बता दूं, जो संविधान से पूर्व थी उन पर की भी बात कर रहा है और उसके बाद में भी स्थापित की गई उन दोनों की ये बात कर रहा है। दोनों की बात कर क्या है? शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, अपनी रुचि। अब यह बात है कि इनके अंदर शिक्षण संस्थाएं अल्पसंख्यक स्थापित करेंगे तो उनमें अपना एजुकेशन सिस्टम जो लागू करेंगे वो अपनी रुचि से करेंगे। रुचि का मतलब उसके अंदर क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, किस प्रकार का अध्यापन करवाया जाएगा, एकेडमिक होगी, प्रोफेशनल एजुकेशन दी जाएगी, उसके अंदर किस धर्म ग्रंथ को पढ़ाया जाएगा, ये वो अपनी इच्छा से तय करेंगे, अपनी रुचि से करेंगे। एडमिशन किसको देना है, फीस का ढांचा किस प्रकार से होगा, प्रबंधन समिति कैसे काम करेगी, वहां पर जो अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे, जो कार्मिक नियुक्त किए जाएंगे, उनकी नियुक्ति किस प्रकार से होगी, उन कार्मिकों के विरुद्ध यदि किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी है, ये सब का सब विद्यार्थियों उनकी अपनी रुचि मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। आप ये समझिए, इनको अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, रुचि का मतलब मैं आपको बता देता हूं, वर्तिक भी इसमें आएगी। वर्तिक का मतलब आप समझ गए हैं, प्रोफेशनल संस्थाएं भी इसमें शामिल है। प्रोफेशनल संस्थाएं जो भी हैं वो भी इसमें शामिल मानी जाएगी, चाहे वो मेडिकल इंस्टीट्यूट हो, चाहे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट हो, चाहे लॉ इंस्टीट्यूट हो या और किसी प्रकार के इंस्टीट्यूट हो, वो इसके अंदर माने जाएंगे, वो भी स्थापित कर सकते हैं। इन हायर एजुकेशन एंड स्कूल एजुकेशन और इससे रिलेटेड प्रोफेशनल एजुकेशन की स्थापना का मतलब यह होता है विद्यार्थियों किसी शिक्षण संस्था को स्टेब्लिश करना या उसे स्थापित करना, और उसका उत्तरी बात यह है, उसके बाद की बात यह है कि उनको संचालित करना, उनको चलाना, ये दोनों उसका राइट है। स्थापित करना भी उसका राइट है और उसे अपने हिसाब से चलाना ये भी उसका राइट है। ये केवल और केवल आर्टिकल 30 का क्लॉज 1 कहता है, धर्म और भाषा पर आधारित अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। इसके बाद विद्यार्थियों मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूं, आपको ध्यान रहे तो
थोड़ा सा ध्यान रखना आप। 30 का जो क्लॉज एक का एक है, ए नहीं, 30 का क नहीं है, 30 का एक का ए है या क है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि ये जो शिक्षण संस्थाएं हैं, धर्म और भाषा पर आधारित स्थापित की हुई अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित और प्रशासित जो शिक्षण संस्थाएं हैं, इनकी यदि संपत्ति का अर्जन करता है, अल्पसंख्यकों की संपत्ति की बात नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं की संपत्ति का यदि अर्जन करता है कौन? राज्य। राज्य संपत्ति को एक्वायर कर सकता है। लोक हित में संपत्ति का एक्वायर करना राज्य का अपना ड्यूटी भी है, कर्तव्य भी, राइट भी है, और ऐसा करना वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के लिए यदि जरूरी है तो ऐसा करता भी है। ऐसा यदि करता है और ऐसी यदि कोई विधि को नियत करता है, ऐसा कोई लॉ बनाता है, विधि नियत करता है, तो इस बात का ध्यान रखेगा कि इनका जो ये राइट है, स्थापना और प्रशासन का वो अधिकार है, वो निर्बंधित नहीं होना चाहिए, वो निराकृत नहीं होना चाहिए, वो लफ्ज नहीं होना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए। करने से मना नहीं कर रहा। एक बात यहां अच्छी तरीके से समझिए, अल्पसंख्यकों की शिक्षण संस्थाओं की संपत्ति का अर्जन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, परंतु राज्य को गारंटी ये संविधान दिया हुआ है, हमारे को ये फंडामेंटल राइट में अल्पसंख्यकों को ये है कि उनकी यदि संपत्ति का अर्जन किया जाता है तो राज्य जब लॉ बनाएगा, कानून बनाएगा, विधि नियत करेगा, तब ये अवधारित करेगा, ये तय करेगा विधि बनाते समय कि इनके इस अधिकार को निराकृत नहीं किया जाए, निर्बंधित नहीं किया जाए, कम नहीं किया जाए, अल्प नहीं किया जाए, सीमित नहीं किया जाए, बाधित नहीं किया जाए, ये बना रहे। यहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बात कहते हुए थकते नहीं है, कैसा अल्पसंख्यकों की संपत्ति जो है, शिक्षण संस्थाएं हैं, उस संपत्ति को एक्वायर किया ही नहीं जा सकता। ऐसा कहीं नहीं लिखा, किया जा सकता है, हां, उसका राइट प्रभावित नहीं होना चाहिए। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कई बार मिस्टेक ये होती है कि लोग ये समझते हैं कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था का मतलब ये हुआ साहब, कोई अल्पसंख्यक व्यक्ति कोई चला रहा है, मान लीजिए कोई मुसलमान चला रहा है, कोई जैन चला रहा है, या कोई मान लीजिए सिख चला रहा है, तो उनको कह देते हैं साहब ये तो अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूट है। नो, किसी व्यक्ति द्वारा संचालित शिक्षण संस्था अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था नहीं है, उनको ये राइट नहीं है। ये राइट अल्पसंख्यक संस्था द्वारा संचालित शिक्षण संस्था के, रजिस्टर्ड संस्था से है तो ही। ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति चला रहा है उसको आप अल्पसंख्यक संस्था मान लें, नहीं, वो उसका राइट है, वो उसका राइट है, वो चला रहा है, तो वो आर्टिकल एक जनरल राइट है, वो बहुसंख्यक को भी है, वो सबको है। आर्टिकल 19(1) जो जी है उसका राइट है, आर्टिकल 26 के अंतर्गत उसका राइट है, वो चला सकता है। परंतु ये जो कह रहा है, ये अल्पसंख्यक व्यक्ति की बात नहीं कह रहा है, ये अल्पसंख्यक संस्था की बात करता है। ये समझना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो क्या होता है, कई बार संस्था व्यक्ति बन जाता है, व्यक्ति संस्था बन जाता है। मैंने जहां भी मर्जी आती है वहां वैसी व्याख्या कर देते हैं, ऐसा नहीं। दूसरा, यहां ध्यान रखिए, ये जो क्लॉज है ये बाद में जोड़ा गया, क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों देखिए, मैं आपको बताऊं, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 द्वारा आर्टिकल 31 का क्लॉज 1 और 2 को हमने निष्प्रभावित कर दिया, उसे हमने शून्य बना दिया, इफेक्टलेस कर दिया। और जब वो आर्टिकल इफेक्टलेस हो गए तो सीधा सीधा हमारे दिमाग में ये विचार आया, हमारी पार्लियामेंट्री ने ये सोचा कि वास्तव में यदि ये ठीक है, हमारे पास भी, बहुसंख्यक के पास भी राइट है, एक लीगल राइट है, तो हमें खासतौर से जो माइनॉरिटीज के लिए संविधान विशेषज्ञ इतने संवेदनशील थे, तो हमें उनके लिए विशेष प्रावधान को लागू रखना चाहिए। हमें यह रखना चाहिए कि उनका ये अधिकार बाधित नहीं हो, अर्थात राज्य जब इस संपत्ति को एक्वायर करे तो उसके बदले उसे उतना दे, वो संपत्ति, मान लीजिए यहाँ कोई इंस्टीट्यूट है और उसकी संपत्ति को एक्वायर किया जाता है, तो उसकी संपत्ति को दूसरी जगह दे दीजिए आप, उतनी की उतनी संपत्ति, उसका अधिकार यदि निराकृत नहीं होता है, निर्बाधित नहीं होता है, ओके, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, या कुछ भी गलत नहीं है। अगली बात, आगे मैं
आपसे बात करूंगा, इस्लामिक इंस्टीट्यूट के बारे में भी बात करूंगा मैं, खासतौर से मेन मेरा रहेगा वो TMFI फाउंडेशन का मैटर रहेगा। 2003 का जो सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन है, 11 जजेस की बेंच ने जो 10-1 से डिसीजन दिया, उसकी मैं बात करूंगा आपसे, पर यहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब आर्टिकल 30 का क्लॉज 2, आर्टिकल 30 का क्लॉज 2 यह कहता है कि इन शिक्षण संस्थाओं को, अर्थात अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को सहायता देते समय राज्य इन शिक्षण संस्थाओं को, कहने का मतलब आप मेरी बात समझ रहे हैं, ऐसा नहीं अल्पसंख्यकों को सहायता दे, अल्पसंख्यक ओनली शिक्षण संस्था, धार्मिक संस्थाओं को नहीं, शिक्षण संस्थाओं को जब सहायता देते समय राज्य किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। इनके साथ में राज्य आर्थिक सहायता देते समय विभेद नहीं करेगा। करेगा मैं इसलिए कह रहा हूं, जितने भी राइट्स है इस कंप्लीटली आदेशात्मक है, ऑर्डर लैंग्वेज में है, क्योंकि ये खास बात है। तो यहां कहने का मतलब यह है, 2 आर्टिकल मूल संविधान में थे। एक ये था, धर्म और भाषा पर आधारित अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है, और दूसरा ये था कि यदि शिक्षण संस्थाओं को सहायता देते समय राज्य किसी शिक्षण संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वो किसी धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक द्वारा संचालित है, इस आधार पर विभेद नहीं करेगा। यह है आर्टिकल मूल कौन। अब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर प्रारंभ में जब विचार हो रहा था, उस समय यह आर्टिकल 30 नहीं था, यह आर्टिकल 23 था। 29 मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि विद्यार्थियों, आर्टिकल 23 जो था वही आर्टिकल 29 और 30 दोनों बने थे, दोनों ही 23 बना था। तो उस समय यह था, और उस समय डिस्कस करते समय बहुत ही, कहीं पर भी वो बातें नहीं कही गई जो आप YouTube पे आर्टिकल 30A का वीडियो देखोगे अलग अलग लोगों का, और जो वो बात कर रहे हैं वैसी वहां पर कहीं पर भी बात नहीं। एक धर्मनिरपेक्ष, एक संवेदनशील, एक बहुत ही सेंसिटिव एक प्रकार का संविधान बनाया गया, और ये आज भी हमारे संविधान अपने तरीके से काम करता है। अब यहां कुछ सवाल हैं जो वास्तव में हमारे सवाल दिमाग में उठते हैं, और उठने भी चाहिए। पहली बात तो यह उठती है कि साहब ये बताइए, वास्तव में अल्पसंख्यक कौन है? और इसका निर्धारण कैसे करें, ये तय कैसे करें कि साहब ये नहीं। और तीसरा, निर्धारण का क्षेत्र क्या हो, किस आधार पर? मैं आपको बता दूं, अल्पसंख्यक में तो क्लियर ऊपर हो गया, संविधान क्लियर कट कह रहा है कि भाषा या धर्म, या तो इस आधार पर या इस आधार पर, नो प्रॉब्लम। निर्धारण करने का आधार है जनसंख्या, किसकी जनसंख्या? जिस स्तर पर कोई कानून बनाया जाता है, मेरी बात बहुत, सुप्रीम कोर्ट का खास डिसीजन, मेरी बात अच्छी तरीके से समझिए, इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन वर्सेज कर्नाटक स्टेट के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बहुत स्पेशल डिसीजन, जिसमें कहा गया, और आपको समझना भी चाहिए, मैं यहां तक नहीं कह रहा हूं, आपको बता देता हूं, सेंट जेवियर कॉलेज के मामले में, अहमदाबाद का मामला था, गुजरात का, उसके मामले में भी ये बात कही गई, और यह कहा गया कि जिस क्षेत्र में कानून लागू हो रहा है, जो लॉ बना रहा है, उस एरिया के अंदर अल्पसंख्यक इस आधार पर है, उनकी बात कर रहे हैं। स्टेट शिक्षण संस्थाओं से रिलेटेड लॉ बनाने का अधिकार किसको था विद्यार्थियों? शिक्षा किस सूची का विषय था स्टार्ट में? राज्य सूची का। और उस समय एजुकेशन से रिलेटेड लॉ बनाने का अधिकार राज्यों को था, अर्थात इसका निर्धारण होना था, वो किस आधार पर होना था? राज्यों पर। परंतु आप अच्छी तरीके से जानते हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, लघु संविधान बोलते हैं जिसको, उस 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस राज्य शिक्षा को हमने क्या कर दिया? राज्य सूची से निकलकर समवर्ती सूची में आ गया।
और जब समवर्ती सूची में आ गया तो एजुकेशन से रिलेटेड लॉ बनाने का अधिकार किसको हो गया? सब पार्लियामेंट को भी हो गया और स्टेट को भी हो गया। कैसे थे? यहां सर्वोच्च न्यायालय ने जो इंपॉर्टेंट बात कही, मेरी बात समझना, उन्होंने कहा कि जनसंख्या जिसके लिए लॉ बनाया जा रहा है वो निर्धारित करेगा, अर्थात यदि भारत के लिए लॉ बनता है तो वहां तय होगा कि यहां माइनॉरिटीज कौन है और स्टेट में अल्पसंख्यक अलग से तय होगा। ध्यान रखना, यूं नहीं है कि जो ऊपर तय हो गया वो स्टेट में होगा। जैसे मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, यदि सिख हिंदुस्तान में माइनॉरिटी है, इसका मतलब पंजाब में माइनॉरिटी नहीं है। क्रिश्चियन यदि मिजोरम में भारत में माइनॉरिटी है, इसका मतलब यह नहीं है मिजोरम और नागालैंड में भी है। मुसलमान हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो जम्मू एंड कश्मीर में भी माइनॉरिटीज हैं। ऐसा नहीं होगा, राज्य के निर्धारण पर होगा। ये तय इस लेवल पर लॉ तय करेगा। लॉ किससे रिलेटेड है वो तय करेगा कि माइनॉरिटीज कौन है और किसे माइनॉरिटीज कहा जाए और किसे माइनॉरिटीज नहीं कहा जाए। यह आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि माइनॉरिटीज का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है, यानी माइनॉरिटीज कौन होगा और कौन माइनॉरिटीज नहीं होगा। ये बात हमारे संविधान में इस प्रकार से लिखी हुई है। लंबे समय से ये खास मैटर रहता है, आपको ध्यान रखना है। आपसे यदि एग्जाम में आता है कि माइनॉरिटीज का निर्धारण किस आधार पर होता है, तो आपको क्लियर कट लिखना है कि माइनॉरिटीज का निर्धारण जो होगा वो राज्य के माध्यम से हो तो अच्छा है। ये माइनॉरिटीज का दर्जा राज्य को के स्तर पर होता है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसे माइनॉरिटीज घोषित कर रखा है वो राज्य माने, ये जरूरी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, ये राइट किसको है? तो केवल अल्पसंख्यक व्यक्ति को है? नहीं, ये अधिकार है अल्पसंख्यक संस्था। कौन सी संस्था को? अल्पसंख्यक संस्था एक प्रकार तो होती है, आप स्कूल एजुकेशन देते हैं जिसके अंदर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चलाते हैं, या आप अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाएं चला सकते हैं, एकेडमिक एजुकेशन जो है। और जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, जो वर्तिक संस्थाएं हैं, ये अलग संस्थाएं हैं। क्यों संस्थाएं अलग है मैं आपको बता दूं। मान लीजिए किसी को बीए में एडमिशन लेना है या बीएससी में एडमिशन लेना है, ये अलग बात है। और यदि किसी व्यक्ति को बीए बीएससी में नहीं लेकर एमबीबीएस में लेना है, इंजीनियरिंग में किसी सेक्टर में लेना है, या मान लीजिए लॉ में एडमिशन लेना है, तो यह मामला अलग है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि नीट का मामला हाल ही में बहुत ही विवादास्पद और चर्चा में रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच ने डिसीजन दिया था, मगर मैं आपको जो बात बता रहा हूं ये इस मामले से रिलेटेड सबसे बड़ी बेंच जो थी उसका मैं डिसीजन बता रहा हूं। TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस कर्नाटक राज्य 2003 के मामले के अंदर जो बात कही गई, उस मामले को आधार बनाते हुए मैं बात आपसे कर रहा हूं। बहुत नॉर्मल बात कर रहा हूं, मैं टेक्निकली बात नहीं कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं मेरे स्टूडेंट तक बहुत सिंपल बात पहुंचे, बहुत साधारण भाषा में बात पहुंचे, उनको ये बात समझ में आए कि वास्तव में है क्या। देखिए विद्यार्थियों, इन शिक्षण संस्थाओं के अंदर दूसरी बात, अल्पसंख्यक जो संस्था है ये भी 2 प्रकार की हो सकती। मान लीजिए एक ऐसी है जो सरकार से सहायता लेती है, हो सकता है नहीं हो सकता, और एक ऐसी है जो सरकार से सहायता नहीं लेती है। अब यहां मैंने ये डिवीजन किया है, थोड़ा सा डिवीजन इसलिए करना है कि आप यदि डिवीजन नहीं कर पाओगे इंस्टीट्यूट का, वो कैसा एजुकेशन दे रही है और दूसरा वो सरकार से सहायता लेती है या नहीं लेती है, ये भी है। अब मान लीजिए कोई ऐसी शिक्षण संस्था है जो सरकार से सहायता लेती है, तो इस पर राज्य के नियंत्रण होगा। कुछ राज्यों की शर्तों को उसे मानना पड़ेगा, उसे यह ध्यान रखना पड़ेगा कि शुल्क का आधार, जो प्रवेश का आधार है, वो शुल्क नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इनका जो एडमिशन है वो कॉमन टेस्ट के माध्यम से होना चाहिए। हाँ, वो भले ही वो टेस्ट कौन आयोजित करवा रहा है उससे मतलब नहीं है, भले ही भारत सरकार आयोजित करवाती है या और कोई आयोजित करवाता है,
मान ली संस्था या यूनिवर्सिटी खुद ही आयोजित करवाती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक मेरिट के आधार पर होना चाहिए, पारदर्शी तरीके से होना चाहिए, उचित तरीके से होना चाहिए, एक मेरिट बेस्ड आधार पर होना चाहिए। तीसरी बात, कैपिटेशन फीस का मामला। आपको अच्छी तरीके से पता है विद्यार्थियों, कैपिटेशन फीस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में आज के टाइम में। क्वालिटी एजुकेशन में ये सबसे बड़ी बाधा है। पैसे में बिकता है, सीधी सी बात है, डिग्रियां पैसों में मिलती है। और कैपिटेशन फीस का मामला आप अच्छी तरीके से यदि याद है तो मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं। एक मामला हुआ था 19 कृष्णन वर्सेज आंध्र प्रदेश राज्य का मामला। 1993 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था जिसके अंदर उन्होंने एजुकेशन को, प्राइमरी एजुकेशन को फंडामेंटल राइट माना था। उस डिसीजन के अंदर एक निर्णय दिया, उसने कहा कि कैपिटेशन फीस ली जा सकती है। कोई निजी शिक्षण संस्था है जो सरकार से कोई सहायता नहीं लेती है, वो कैपिटेशन फीस ले सकती है। देखो, सहायता प्राप्त है तो कैपिटेशन फीस नो, सरकार तय करेगी। मगर मान लीजिए कोई पूरी तरीके से सहायता प्राप्त नहीं करती है तो वो कैपिटेशन फीस ले सकती है, इस मामले में ले सकती है। यहां तय ये किया, विद्यार्थियों मैं आपको बताना चाह रहा हूं, टीएमए पाई फाउंडेशन के मामले में 19 कृष्णन मामले में दिए गए निर्णय को उलट दिया और कहा कैपिटेशन फीस नहीं ले सकते आप। हां, यदि आप शुल्क का निर्धारण कर रहे हैं तो शुल्क ही प्रवेश का आधार नहीं होना चाहिए। पैसे के आधार पर आप प्रवेश नहीं दोगे। प्रवेश युक्ति संगत उचित माध्यम से मेरिट आधारित होना चाहिए और फीस उसकी है वो व्यवसाय की तरह नहीं होना चाहिए। उसमें ये लगना चाहिए कि एजुकेशन के लिए फीस है, ये होना चाहिए। केवल और केवल आप व्यापार के लिए यूं नहीं है, खुली दुकानें नहीं चला सकते, ये बात कही गई। दूसरी बात, इनके अंदर प्रवेश दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा विद्यार्थियों, ये तय समय करेगा। ये समय उसकी स्थिति, वो कहां पर है, उसमें अल्पसंख्यक लोग कितने हैं, वो तय करता है। परंतु एक सेंट जेवियर कॉलेज के मामले के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि 50% सीट जो है वो अन्य वर्गों के लिए रहेगी, परंतु टीएमए पाई फाउंडेशन के मामले में यह कह दिया गया कि ये 50% की कोई लिमिट नहीं है, ऐसी लिमिट आप नहीं लगा सकते। उनके लिए रिजर्वेशन की आप व्यवस्था की तरह आप रिजर्वेशन लागू नहीं कर सकते, ये बात उन्होंने इस मामले में कही। अगली बात मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर यदि सहायता प्राप्त नहीं कर रहा है तो उनके लिए सीधा सीधा क्लियर बात है कि वो अपने शिक्षकों की भर्ती करना, प्रबंध समिति का गठन करना, उसके एजुकेशन के सिस्टम को तय करना, भाई हम क्या यहां पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे, प्रवेश प्रक्रिया को तय करना, प्रवेश प्रक्रिया भी तय करेगा, ये इंस्टीट्यूट करेगा। मगर यहां एक खास बात मैं आपको बता दूं जो विवादास्पद रही, वो ये है कि ये प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, ये प्रक्रिया उचित और युक्ति संगत होनी चाहिए। इस पर्याप्त प्रक्रिया में खास तौर से जो ध्यान होना चाहिए वो पर्याप्त ध्यान है, वो योग्यता पर होना चाहिए। यदि आप योग्यता को ध्यान में नहीं रखकर किसी अन्य आधार पर प्रवेश देते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा, भले ही वो शिक्षण संस्था, क्योंकि भले ही वो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था है, परंतु वो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था एक विशेष प्रक्रिया के तहत, लॉ के तहत, प्रोसेस के तहत काम करेगी, क्योंकि वो इस इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन भी लेना पड़ेगा, मान्यता लेनी पड़ेगी। और मान्यता और एफिलिएशन फंडामेंटल राइट नहीं है, मैंने कहा संचालित करने का अधिकार उनके पास है, स्थापित करने का अधिकार है। यदि वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लेती है तो यूनिवर्सिटी अपने रूल के तहत, अपने रेगुलेशन के तहत, अपने नियम विनियम के तहत वो उससे एफिलिएशन करेगी, संबद्धता देगी कि आप हमारी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड हैं। दूसरी बात, यदि मान लीजिए ऐसी शिक्षण संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटी देती, यदि मान लीजिए मेडिकल इंस्टीट्यूट है तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से यदि परमिटेड नहीं है तो नहीं मिलेगी। लॉ इंस्टीट्यूट है, मान लीजिए उसे बीसीआई मान्यता नहीं देती है, नहीं मिलेगी। मान लीजिए कोई और इंस्टीट्यूट है, यूजीसी वैलिडिटी नहीं देती है तो नहीं मानेगी। अर्थात वो संस्थाएं अपनी शर्तें थोप सकती है, वो कह सकते हैं कि आपको ये चीजें माननी पड़ेगी। हाँ, वो शर्तें युक्ति संगत होनी चाहिए, वो शर्तें इनके अधिकारों का हनन करने वाली नहीं होनी चाहिए। उन शर्तों को थोपने के पीछे तर्क होना चाहिए कि भाई हम मेडिकल इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं तो कम से कम माइनॉरिटीज हो, इसका मतलब ये थोड़ी 3 कमरों में मेडिकल कॉलेज चला रहे। यदि आप एमसीआई के नॉर्म्स को कंप्लीट करते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप भले इंस्टीट्यूट चलाइए, उस मामले में कोई हमारे को प्रॉब्लम नहीं है। परंतु आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दूसरी बात, इन इंस्टीट्यूट पर खास बात है विद्यार्थियों, आरक्षण लागू नहीं होगा।
आरक्षण लागू नहीं होता यहाँ पर। क्योंकि मैं आप ये सीधा सीधा लिखा हुआ है, भले आर्टिकल आप 15(4) देख लीजिए, भले आर्टिकल आप 15(5) देख लीजिए, जहां पर आपको अच्छी तरीके से पता है कि टीएमए पाई फाउंडेशन के मामले में, मैं यहाँ डिस्कस ज्यादा नहीं करना चाहता मगर थोड़ा सा समझाने के लिए जरूरी होता है, कुछ बातें बैक में जाना मेरे लिए जरूरी हो जाता है। टीएमए पाई फाउंडेशन में यह कहा था कि कोई यदि अल्पसंख्यक या गैर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था यदि राज्य से सहायता प्राप्त नहीं करती है तो राज्य उस पर नियंत्रण भी नहीं रख सकता, भले ही वो माइनॉरिटी चला रहा है या गैर माइनॉरिटी चला रहे हैं, कोई बहुसंख्यक कोई और भी चला रहा है। यदि वो राज्य से सहायता प्राप्त नहीं ले रही है तो राज्य उसके लिए विनियमन भी तय नहीं करती, रेगुलेशन भी तय नहीं कर सकती, कंट्रोल भी नहीं रख सकती। अब प्रॉब्लम इसमें सबसे बड़ी ये थी, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे प्रोफेशनल एजुकेशन जो इंजीनियरिंग और मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, और इन सेक्टर के अंदर पूरी तरीके से ये एजुकेशन आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि स्टेट दे, ये संभव भी नहीं है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट स्थापित कर दिए गए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट स्थापित किए हुए, मेडिकल से इंजीनियरिंग से रिलेटेड, और बाकी के कहने की जरूरत नहीं है। कोई बीएड किया हुआ है तो कितने गवर्नमेंट के कॉलेज हैं सब जानते हो। और आने वाला टाइम क्या होगा, नीलामी चल रही है, आप भी लगा लो, स्थितियां क्या होगी सब जानते हैं आप। ऐसी स्थिति में यदि मान लीजिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट में किसी प्रकार का सरकार का नियंत्रण नहीं हो तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि जो लोग पिछड़े हैं, चाहे वो दलित सेक्टर एससी एसटी है या सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं या मान लीजिए आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उन लोगों को वहां एडमिशन कैसे मिलेगा? क्यों? क्योंकि वहां तो एडमिशन उनको मिलेगा जो पैसे वाले हैं। इसलिए सरकार ने, हमारी पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट किया, 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005, और इस अमेंडमेंट के द्वारा यह प्रावधान किया गया 15(5) क्लॉज जोड़कर कि इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 29(2) जो आगे कभी बात करूंगा, मैं किसी बात के होते हुए भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर, इनको छोड़कर, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर अन्य गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के लिए राज्य कोई विशेष उपबंध करता है तो उसे निवारित नहीं किया जाएगा, रोका नहीं जाएगा। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जनवरी 2019 के अंदर आर्टिकल 15(6) जोड़कर हमने ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी 10% रिजर्वेशन मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम 10% रिजर्वेशन की प्रावधान कर दिया, किया जा सकता है। ये बात कही है, करना तो लॉ के तहत होता है, आप अच्छी तरीके जानते हैं, वही है, अलग अलग स्टेट कर रहे हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब यह है कि जो ये संस्थाएं हैं इसमें रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि साहब एससी एसटी बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन मिले, ये नहीं है। दूसरी बात, इनकी जो संबद्धता है, मेरी बात मेरी ख्याल से संबंध में आ रही है, एफिलिएशन बोलते हैं जिसको, संबद्धता है या मान्यता है, ये शर्तों पर होगी। यदि वो शर्तें पूरी करेगा तो ही उसे संबद्धता या मिलेगी या मान्यता मिलेगी, अन्यथा उस पर मान्यता नहीं मिलेगी। अगली बात, इनके लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा, राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों मेडिकल साइंस जैसे सेक्टर के अंदर यदि जहां पब्लिक हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है और वहां पर आप किसी को मेडिकल की डिग्री डॉक्टर बना के भेज दोगे तो किसके साथ क्या होगा, मतलब आप परिकल्पना करिए कि क्या होगा, कहने की जरूरत नहीं। यहां सबसे जरूरी है क्वालिटी। राष्ट्रहित का मतलब मेरा यहां कहने का है क्वालिटी, क्वालिटी। यदि क्वालिटी और गुणवत्ता, योग्यता, मेरिट, ये और प्रक्रिया बहुत उचित और योग्यता पर आधारित होना, पारदर्शी होना बहुत ही जरूरी है, ये राष्ट्रीय हित है। इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेस कर्नाटक स्टेट 2003
11 जजेस की बेंच के निर्णय में बात कही गई थी और उसी बात को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि यह ऐसा हुआ था। अगली बात मैं आपसे बता देता हूं, एक और मामला इसके साथ विद्यार्थियों चलता रहा और मामले में टीएमए पाई फाउंडेशन के मामले में और बात भी कही गई। क्या कहा गया कि अल्पसंख्यक और गैर अल्पसंख्यक दोनों शिक्षण संस्थाएं जिसमें आरक्षण का कोटा वीत करना, यदि वो सहायता प्राप्त नहीं करते हैं तो आप आरक्षण का कोटा वीत नहीं कर सकते, ये उनके अधिकारों का अतिक्रमण होगा, ये गंभीर मामला है। परंतु ये दोनों के लिए बात कही गई, माइनॉरिटीज के लिए भी बात कही गई, मैं लिख देता हूं, और नॉन माइनॉरिटीज के लिए भी बात कही गई कि रिजर्वेशन नहीं होगा। परंतु हुआ यह था कि माइनॉरिटीज में तो अभी भी है, क्लियर बात है, रिजर्वेशन नहीं है, मैंने कहा आरक्षण नहीं है, आरक्षण नहीं है, नो प्रॉब्लम। परंतु यहां पर हमने इस टीएमए पाई फाउंडेशन तथा पीए इनामदार के मामले में, जो महाराष्ट्र सरकार 2005 का मामला था, उस मामले को निष्प्रभावी करने के लिए हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005, और इसके द्वारा विद्यार्थियों आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हमने आर्टिकल 15(5) जोड़कर उसे निरस्त कर दिया, निष्प्रभावी हो गया। वहां पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो प्रभावी नहीं है और यहां जो है वो डिसीजन उनका प्रभावी है। ये बात आपको ध्यान रखने की है और आप अच्छी तरीके से मेरी बात को यदि समझ रहे हैं तो ये समझ सकते हैं। अगली बात विद्यार्थियों, मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें कहा गया कि प्रवेश प्रक्रिया जो है जिसके लिए एग्जाम आयोजित करना हो तो ये भी करवा सकती है और कॉमन टेस्ट से भी कर सकती है, दोनों ही तरीका उनका हो सकता है। परंतु ध्यान ये रखना पड़ेगा कि वो प्रक्रिया बहुत ही ढंग की और ठीक तरीके से हो, योग्यता पर आधारित हो। अब मैं एक सिंपल बात आपसे ये कहना चाह रहा हूं, एक बहुत साधारण बात जो हाल ही में बहुत चर्चा में रहा, जिसके अंदर अशोक भूषण साहब, रेड्डी साहब और शाह साहब ने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020, अभी एक डिसीजन दिया गया अप्रैल के अंदर, और इस डिसीजन के अंदर उन्होंने क्या कहा ये बात आप थोड़ी सी समझ लीजिए, जिसे कहते हैं नीट का मामला। अब थोड़ा सा नीट मामले को समझ दें। नीट केस, नीट क्या है? नीट एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जो भारत सरकार द्वारा ऑल इंडिया लेवल पर, नेशनल लेवल पर टेस्ट आयोजित करवाया जाता है। पहले अपन इसको अलग नाम से जानते थे, सीपीएमटी एंड एसटी, जो स्टेट पीएमटी के नाम से हम जानते थे। और विद्यार्थियों एक सेंट्रल लेवल पर एक आयोजित किया जाने वाला टेस्ट है, एक कॉमन मेरिट है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर बनती है, और इस मेरिट के आधार पर शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन दिया जाता है, मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन दिया जाता है। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं जो खासतौर से मैं बात कर रहा हूं वो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर जो केरला का है, उस एसोसिएशन एक है, उस वेल्लोर एसोसिएशन ने यह किया कि उन्होंने कोर्ट में ये पिटिशन डाली कि साहब ये हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है कि हम भारत सरकार द्वारा आयोजित किसी टेस्ट के अंदर जो मेरिट है उसके आधार पर प्रवेश दें। हमारे सर्वोच्च न्यायालय के 3 जजों ने, अशोक भूषण साहब, सुभाष रेड्डी साहब और एम आर शाह साहब ने इस पर विचार किया, और वही टीएमए पाई फाउंडेशन का मैटर आप पढ़ चुके हैं, उस बात को मैं दोहरा रहा हूं, कोई नई बात तो कर नहीं रहा हूं। परंतु कभी यदि आपके दिमाग में आ जाए नीट का मामला क्या है तो आपको ये ध्यान रखना है, नीट मामला क्या है। नीट का मैटर यही था। तो इसमें यह कहा गया कि आर्टिकल 30 का क्लॉज 1 आपको जो राइट दे रहा है, वही व्याख्या, सीधी सी बात है, बहुत बड़ी पीठ का निर्णय है, कोई बदल थोड़े ही रहे हैं, उसी को आधार बना रहे हैं। ये निर्णय आपको देता है कि आप उसका प्रशासन खुद संभालें, प्रवेश प्रक्रिया तय करें, परंतु ये युक्तियुक्तता से आपको मुक्त नहीं करता। मेरिट प्रणाली उचित और युक्तियुक्त होनी चाहिए, और ये नीट की मेरिट है, ये युक्तियुक्त है, उचित है, गुणवत्ता पर आधारित है, पूरे हिंदुस्तान की एक है, इसमें कोई गलत नहीं है। दूसरी बात, ये इक्विलिटी पर आधारित है, समानता के अधिकार पर आधारित है, जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों को है, इक्विलिटी पर आधारित है, बराबर पर आधारित है, इसमें किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम। अगली बात, ये जो नीट है ये लॉन्गर पब्लिक इंटरेस्ट है। समझ रहे हैं आप? मेडिकल
का मामला पब्लिक हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए आपको भी इस मेरिट के आधार, इस मेरिट से, जो नीट की मेरिट है, इससे ही आप एडमिशन दे सकते हैं। ये कोई गलत नहीं है, आए आपके अधिकारों का हनन नहीं है। ये अभी हाल ही में 25 अप्रैल 2020 को निर्णय दिया गया, जिसको नीट का मामला कहते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है विद्यार्थियों, मैं समझाना आपसे केवल बात जो करने का मेरा उद्देश्य जो यहां आपके बीच आना और बात करने का यह था कि जो बात दिखाई जा रही है, जो बात लोगों के बीच में 30A को लेकर लोग एक मैच्योर पर्सन जो बात करते हैं, ऐसा हमारा संविधान में कहीं पर भी नहीं है। ये मैं मानता हूं कि संविधान के विरुद्ध और संविधान की गलत व्याख्या करना, उसके आधार पर गलत बातें करना, उसको बहस बनाकर पॉलिटिक्स करना और पब्लिक इंटरेस्ट को अपनी तरफ करना, लोगों को एक तरह से बहकाना, प्रत्युत्तेजना पैदा करना जिसको बोलते हैं जनरली, ये एक अपने आप में क्राइम है। ये कभी नहीं करना चाहिए। हम देश के नागरिक हैं और हमें समझना चाहिए कि हमारा संविधान एक देश दुनिया का वो संविधान है जो सबसे ही एक ऐसा खाका तैयार है, ऐसा ढांचा तैयार करता है, इस प्रकार से राइट्स देता है। मेरा ये मानना है कि इससे श्रेष्ठ व्यवस्था जो संविधान वेताओं ने हमारे लिए की, उससे श्रेष्ठ कुछ व्यवस्था हो ही नहीं सकती, जो आज भी है और होनी भी चाहिए। बस ध्यान यह है कि व्यक्तिगत अधिकारों के बीच और अल्पसंख्यक राइट अधिकारों के बीच एक संतुलन जो है वो बना रहना चाहिए। ये कभी भी विवाद की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। इस पर विवाद हमें खड़े नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे हमारा राष्ट्र कमजोर होता है। राष्ट्र के लोगों में एक वर्ग विशेष में अविश्वास का भाव पैदा होता है, उनमें ये सोच पैदा होती है कि वास्तव में हमारे प्रति जो सोचा जा रहा है वो गलत सोचा जा रहा है। मेरी ख्याल से आर्टिकल 30 से रिलेटेड जो मेरी बात थी, मैंने बहुत सारी बातों को छोड़ दिया। मैंने कई बातें आपसे नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि मैंने केवल उस वीडियो के, जब मैं राइट से आपसे बात करूंगा, जब मैं फंडामेंटल राइट की आपके स्टार्ट से बात करूंगा, तब मैं इस मैटर पे आपको अच्छी तरीके से बात करूंगा। हर एक एक केस की मैं आपसे बात करूंगा कि वास्तव में फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट है क्या, इक्विलिटी का राइट, और जब तक फ्रीडम आप राइट नहीं पढ़ोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि वास्तव में ये बात है क्या। परंतु किसी विवाद जो चल रहा होता है, तो मेरा मन था कि क्यों नहीं हम बच्चों से इस पर बात करें। तो मैंने आपके बीच ये बात रखी कि ये हमारा आर्टिकल 30 कहीं पर भी इस प्रकार की बात नहीं करता जो गलत हैं या जो गलत बहस पर आधारित हैं। इसलिए हम खुश रहें, मस्त रहें। और मेरा ये मानना है कि यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं सप्लीमेंट्री वीडियो डालता हूं और उस वीडियो में मैं आपके इस जो इसमें आपका सवाल होगा मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और आप अच्छी तरीके से पढ़िए, अच्छी तरीके से बात को समझिए। और मेरी जो जितनी भी ये लॉजिक था वो TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस कर्नाटक स्टेट 2003 के मैटर को आधार बनाकर मैंने बात की थी। एक, क्योंकि वो आज तक इस मामले पर विचार करने वाली 11 जजों की सबसे बड़ी बेंच, जिसने 10-1 से डिसीजन दिया, तो मैं इसकी बात अपने आप में हमारे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार उसके पास है। वो संविधान का गारंटर, संरक्षक माँ बाप है, और उसने जो बात कही है वो एकदम ठीक है, युक्ति संगत भी है और सही भी है। आगे का वीडियो मैं आपसे बनाता रहूंगा, मिलता रहूंगा। आप बस ये देखिए कि कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि इस पर डिस्कस होना चाहिए तो उस पर आप, पक्की बात है, आप कमेंट में लिखिए और लाइक करिए, नहीं करिए। देखिए, लाइक वाला तो मैटर आपके पास है कि आपको लाइक होगा तो लाइक करोगे, मेरे कहने से तो कोई लाइक करोगे नहीं, क्योंकि लाइक पर्सनल इंटरनल मैटर है। आप लाइक करते हैं कि नहीं करते हैं। और बात यह है कि वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और ये मौका है कॉलेज एजुकेशन खासतौर से, और हमारे डायरेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है कि ये भी कभी हमने किया नहीं, वो आज कर रहे हैं। हम तो कभी ऑनलाइन पढ़ाने का ही एक्सपीरियंस नहीं रहा, मगर अब ये भी सिखा दिया उन्होंने। उनकी ट्रेनिंग, उनका मैनेजमेंट, उनका आदेश, उनके हमारा जो मोटिवेशन है उनका, खासतौर से डायरेक्टर साहब का, वो काम कर रहा है। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी मस्त रहिए, खुश रहिए, घर में रहिए और तंदुरुस्त रहिए और एंजॉय करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।